नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी2 नर्सिंग पे। कल परसों आप लोगों को हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिहार कैबिनेट से जो है बिहार परिचारिका संवर्ग 2024 का जो नियमावली आना था बहुत सालों के बाद, यानी कि समझिए कि 2019 में अलग नियमावली था, 2024 में अलग नियमावली है। 2019 में जो जीएनएम का भर्ती करने का जो तरीका था, जो माध्यम था, जो पैटर्न था, वो दूसरा था, जबकि 2024 में जो जीएनएम को भर्ती किया जाएगा उसका पैटर्न, उसका जो तरीका होगा वो अलग है। 2019 से 2024 में कितना डिफरेंस है ये तो हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको, और उस समय पे क्या बातें महत्वपूर्ण था, और अभी अगर 2024 में उसको रिलेट करें तो क्या ऐसी बातें हैं जो हमें हो सकता है कि जब वैकेंसी का विज्ञापन आएगा 2024 में तो मुमकिन है कि सरकार उस पर हम लोगों की बात को माना जाए। इस नियमावली पे बहुत सारे वीडियो आप देखिएगा, बहुत सारे वीडियो, हमको लगता है कि 2-3 वीडियो तो हम इस नियमावली पे हम ही लाएंगे जो कि अलग अलग मुद्दों पे रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम नियमावली को एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि नियमावली को आप अच्छे से समझ सकें। नियमावली के बारे में हम आज से नहीं, लगभग साल भर पहले से वीडियो करते आ रहे हैं, जिसमें परीक्षा को लेकर के हम उस समय भी बोलते थे, और आज जब विज्ञापन आपके पास जब नियमावली आपके सामने है तो आप उस दिन को याद करिए और आज के दिन को याद करिए कि मेरा कौन सा बात आपको झूठ निकला। जब पहली बार नियमावली लाने की बात हुई थी 2023-2022 के अंत में, उस समय हमने कहा था कि आपका अब जो भर्ती होगा जीएनएम का वो एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। तो उस समय जो है मेरा बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, बहुत लोग हमारे पास कमेंट आते थे, नहीं ये तो बकवास है, झूठ बोल रहे हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अगर वो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार उस दिन को याद करिएगा, और जो लोग हमें शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, शुरू से हमको देखते आ रहे हैं, तो वो एक बार ज़रूर थम्स अप कीजिएगा कि हमारा जो अनुमान था एग्ज़ाम को लेकर के वो बिल्कुल सच निकला। क्योंकि देखिए, नियम जो है परिस्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार नियमों में बदलाव किया जाता है, जो कि ज़रूरी है। बदलाव जो है बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, सब जगह। तो ये बदलाव अभी आप इस नियमावली में देख रहे हैं। ठीक है, नियमावली को स्वीकृति कैबिनेट से मिला है, मंगल पांडे जी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस नियमावली पे भी सहमति बनी है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी इन पर सहमति बनी है, और इन सहमति में जो मेन बातें हैं हम इसको आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप जो है अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको नियमावली से संबंधित जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो आपको मिलेगा वो बिल्कुल सटीक मिलेगा, और आप आंख बंद करके उस वीडियो पे भरोसा कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। ठीक, और यही मेरी पहचान भी है। अगर आप किसी को भी, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वी2 नर्सिंग के बारे में, उनसे आप पूछ लीजिएगा, हमारे द्वारा दिए गए वीडियो का, हमारे द्वारा दिए गए सूचना का, जानकारी का आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे वीडियो करते ही नहीं हैं जिसमें हम श्योर नहीं हैं, बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स का हम वीडियो नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नियमावली को आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नियमावली का जो स्वीकृति हुआ था कैबिनेट में वो यहाँ पे है। अब हम आपको नियमावली का जो प्रारूप आया है आज, वो हम आपको एक बार दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका नियमावली है जो कि आज 6 तारीख दिसंबर को 2024 को अनुच्छेद 309 के अधीन जो है राज्यपाल के द्वारा आपको दिया गया है, जो कि परिचारिका संवर्ग में नियुक्ति, उसका प्रोन्नति, उसकी सेवा, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट, आपका प्रमोशन और आपका जो सर्विस होगा वो इस नियमावली के तहत किए जाएंगे। ठीक है, अब संक्षिप्त में हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि यह जो है बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 कहा जाएगा। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह जो है लागू हो जाएगा। राजपत्र में प्रकाशन अभी हुआ नहीं है। राजपत्र कहने का मतलब है कि बिहार गजट जब आएगा, गजट में जब प्रकाशित होगा तो उस दिन से इस नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, और गजट में जब आएगा तो हम आपको एक बार बता देंगे। आगे देखिए, परिभाषाएं जो हैं सारा है इसमें, बिहार सरकार से प्रेरित है, जीएनएम से भी प्रेरित है, आयोग से भी प्रेरित है, मान्यता प्राप्त संस्थान से भी प्रेरित है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, फिर लोग हमारे पास मैसेज करते हैं डायरेक्ट या फिर कमेंट में फिर परेशान होते हैं। बिहार राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान, परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के अनुसार उपयुक्त शर्तों के का पालन करना होगा। यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बिहार से जो जीएनएम किए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जीएनएम और बीएससी दोनों को ले रहे हैं ना, क्योंकि बीएससी भी अब समकक्ष है, जीएनएम के समकक्ष बीएससी है। ठीक है, तो बीएससी वाले थोड़ा सा आप लोग धैर्य से कमेंट कीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हम देखते हैं किसी किसी का जो कि शोभनीय नहीं होता है। उनको लगता है कि जीएनएम तुच्छ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीएनएम और बीएससी दोनों बराबर हैं भैया, और दोनों जो है साथ में लेकर के चल रही। ऐसा नहीं सोचना है कि जीएनएम छोटा है और हम बड़े हैं। बड़े हो सकते हैं, आप 1 साल ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार आपको बराबर कर दिया है। ठीक है, आप भी बराबर हैं, जीएनएम भी बराबर है, बीएससी भी बराबर है, इसीलिए यहाँ पे फालतू का कमेंट नहीं करना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के अंदर अगर कॉलेज है आपका,
ठीक है, तब तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर बिहार से बाहर आपका कॉलेज है, ठीक है, बिहार से बाहर कहने का मतलब झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, दिल्ली, बिहार से बाहर अगर आपका कॉलेज है तो उस कॉलेज को आईएनसी से मान्यता प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। जो सुटेबिलिटी कंडीशन है कॉलेज के लिए वो फॉलो करना कॉलेज को बहुत ज़रूरी है, यानी कि उस कॉलेज को आईएनसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी क्या, जो फर्स्ट एकेडमिक ईयर है, जैसे आप ट्रांसफर के लिए जो हम कई बार हमने आपको बताया है कि ट्रांसफर के लिए फर्स्ट एकेडमिक ईयर चाहिए, जिस ईयर में आपका पहला एग्जाम है, तो फर्स्ट एकेडमिक ईयर में आपका आईएनसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संवर्ग का गठन जो है, बिहार प्रचारिका संवर्ग का गठन जो है राज्य स्तर पर किया गया है। ठीक है, और समय समय पर जो है इनको भारतीय उपचर्या परिषद यानी आईएनसी के गाइडलाइन के द्वारा इसमें सुधार या अवधरित किया जा सकता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं ताकि हम आपको एक बार से शुरू से समझा दें, क्योंकि बहुत लोग इसको समझाने में असक्षम हैं, मुश्किल है आपको कोई अच्छे से समझा पाए। ठीक है, इसमें भर्ती जो है इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद स्टाफ नर्स के पद पे सीधी भर्ती से होगा। प्रतियोगिता परीक्षा नियम 8(2) के तहत जो है इस प्रकार का आधारित जो चयन प्रक्रिया होगा उस पर किया जाएगा। यहाँ पे हमको एक दिन कुछ लोग का मैसेज आ रहा था कि सर सीधी भर्ती लिखा हुआ है, सीधी भर्ती मतलब क्या होता है? सीधी भर्ती मतलब ये होता है कि जो मूल कोटि का पद है, ठीक है, हम आपको इसी लिखा हुआ है, इसी नियमावली में लिखा हुआ है मूल कोटि क्या होता है। मूल कोटि वो होता है जिस पे डायरेक्ट भर्ती किया जाता है, जिस कोटि पे डायरेक्ट भर्ती होता है उसको मूल कोटि कहा जाता है, इसीलिए उस पर सीधी भर्ती लिखा हुआ रहता है। सीधी भर्ती से होगा और प्रतियोगिता परीक्षा से होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अर्हताएँ क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी, इंग्लिश में एलिजिबिलिटी उसको बोलते हैं। मूल कोटि के पद पे सीधी भर्ती नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधरित अवधि का जीएनएम कोर्स में उत्तीर्णता के साथ साथ प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से सुटेबिलिटी प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। इसलिए तो हम कह रहे थे कि जीएनएम और बीएससी दोनों जो है बराबर है। ठीक है, इसीलिए आप आराम से रहिए, दोनों मिलजुल कर रहिए। अभ्यर्थी को बिहार प्रचारिका निबंधन परिषद से निबंधित रहना अनिवार्य होगा। यानी कि एक तो ऐसे सुटेबिलिटी के लिए मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है ना, बहुत ट्रेंडिंग में वीडियो है मेरा सुटेबिलिटी वाला, एक बार हम पिन कर देंगे उसको कमेंट में, एक बार देख लीजिएगा सुटेबिलिटी लेटर कैसे मिलेगा। ठीक है, सुटेबिलिटी लेटर में आता है आईएनसी के द्वारा कि आपका कॉलेज सुटेबल है या सुटेबल नहीं है, बस एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आईएनसी की तरफ से। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थी को परिचारिका निबंधन परिषद बिहार में निबंधित रहना अनिवार्य होगा। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें निबंधित होने के लिए यानी कि बीएनआरसी में निबंधन के लिए आपको आईएनसी सुटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपका कॉलेज आईएनसी से सुटेबल है तभी आपका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होगा, नियम के अनुसार। इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नियम के अनुसार जो है आपको बीएनआरसी का निबंधन के लिए आईएनसी सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है, चलो अब उम्र सीमा क्या है, इसमें बहुत लोगों का उम्र का बोलना है कि हम सर ऑलरेडी 35 साल के हो गए हैं, क्या होगा? तो यहाँ पे न्यूनतम सीमा जो है 21 वर्ष का होगा। यानी कि अगर आप 20 साल के हो रहे हैं कट ऑफ डेट से, कट ऑफ डेट जो है आपको 1 अगस्त माना गया है। 1 अगस्त जो है हर एक साल का कट ऑफ डेट होता है, यानी 1 अगस्त 2024 या 1 अगस्त 2025 अगर आप 21 साल के हो गए हैं तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है, पहली बात हो गया। कट ऑफ के अनुसार हो सकता है 1 अगस्त हो या हो सकता है कोई भी डेट हो, उस कट ऑफ डेट में आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अधिकतम उम्र होगा वो अधिकतम उम्र जो है आपको विज्ञापन के समय ही दिखेगा। विज्ञापन जब आएगा भर्ती के लिए तो उसमें अधिकतम उम्र जो है मोस्टली 40 साल तक रहता है, 40 साल, 37 साल, फिर 42-45 साल, जिस तरह से कैटेगरी होता है, आरक्षण होता है, उसके आधार पर उम्र का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे क्या है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि जो लोग ऑलरेडी संविदा पे कार्यरत हैं उनको उम्र में छूट दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए उम्र का गणना नहीं होता। देखिए यहाँ पे विज्ञापन वर्ष की 1 अगस्त को उम्र का अवधारण के लिए कट ऑफ डेट माना जाएगा। 1 अगस्त को मिनिमम 21 साल होना जरूरी है। ठीक है, चलो भर्ती की प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, हर एक साल के 1 अप्रैल को, यानी कि मार्च खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को जितना वैकेंट सीट होगा उस पर जो है यधियाचना आयोग को भेजा जाएगा। यधियाचना मतलब हाँ हमको भर्ती निकालना है, तो 1 अप्रैल को जो रोस्टर में खाली सीट होगा उस पर किया जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे होगा आपका चयन। तो चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रश्न पत्र जो होगा उसके लिए 75 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि जीएनएम के पाठ्यक्रम के आधारित होगा। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में जो सिलेबस होगा वो सिलेबस जीएनएम के पाठ्यक्रम यानी जीएनएम के पाठ्यक्रम जो आपने पढ़ा है उसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो प्रश्नों की संख्या 100 होगा। ठीक है, और 100 होगा और एक प्रश्न का जो वैल्यू होगा वो 0.75 उसका वैल्यू होगा, और टोटल अंक जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 75 हो जाता है। तो बाकी का 25 नंबर कहाँ मिलेगा, तो बाकी के 25 नंबर जो संविदा वाले लोग हैं, जो संविदा पे कार्यरत हैं, उनको 1 वर्ष का 5 पॉइंट मिलेगा, 5 वर्ष का 25 पॉइंट मिलेगा।
और दोनों को मिला करके हो जाता है 100, यानी कि 75 का एग्ज़ाम है और 25 का संविदा का एक्सपीरियंस वाला है। ठीक है। और एक आपको संविदा वाले को एक बात और बता दें, संविदा वालों को जो मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम मान लेते हैं कि चलो अनरिजर्व की बात करें तो उनको 32 नंबर लाना अनिवार्य है। तो जो संविदा वाले लोग हैं उनको 32 नंबर लाना पड़ेगा। अगर 32 नंबर नहीं लाते हैं तो आपको इस एक्सपीरियंस का जो नंबर है वो नहीं जुटेगा। यानी कि आपको जो मिनिमम कट ऑफ मिनिमम मार्क्स जो दिया हुआ है उसको आपको पार करना पड़ेगा, तभी आपको ये 25 नंबर का लाभ मिलेगा। सबके लिए, सिर्फ यूआर के लिए नहीं, ओबीसी के लिए, SC ST सबके लिए। ठीक है। और विज्ञापन के समय हम क्लियर करेंगे। अभी इतना ही समझ लो आप कि आपको भी पढ़ना पड़ेगा। जो संविदा वाले लोग हैं वो लोग भी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। चलो स्पष्टीकरण यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें एक प्रश्न को 0.75 वैल्यू दिया जाएगा, यानी अगर आपको 50 नंबर आता है तो 50 नंबर के लिए आपको 37.5 अंक मिलेंगे। ठीक है। और इसी अंक पे जो आप ये अंक देख रहे हैं, इसी अंक पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन हुआ, ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन हुआ, उसमें से आपका 60 सही हो रहा है, यानी कि आपको माइनस करके, हालांकि देखिए माइनस की संभावना है, माइनस मार्किंग रहेगा, 1/4 का माइनस मार्किंग रह सकता है, जैसा कि हम पिछले विभाग का जो जहाँ से हमको सूचना मिला है, विज्ञापन में क्लियर होगा माइनस मार्किंग वाला। अभी आप ये समझ लो कि माइनस मार्किंग 4 गलती पे 1 नंबर आपको काट सकता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अभी फिलहाल इस नियमावली में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मान के चलो कि 4 गलती पे 1 नंबर कट जरूर होगा। ठीक है। तो 100 प्रश्न में आपका अगर 60 सही हो रहा है तो इस 60 को गुना किया जाएगा 0.75 से, और आपको ये लगभग जो है 52 नंबर आएगा। तो ये जो 52 मार्क्स होगा, इस पे जो है आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं। परीक्षा का अवधि है। परीक्षा वो होता है जब आपका नौकरी लगेगा, जब आप हॉस्पिटल में योगदान दोगे तो 2 साल का परीक्षा है। 1 साल का परीक्षा पूरा होने के बाद फिर 1 साल को बढ़ाया जाएगा, यानी टोटल 2 साल का परीक्षा जो है आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप सेवा संतोषजनक नहीं दे पाते हैं तो आपको जो है सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जॉब से हटा भी सकता है। हालांकि ये बहुत कम ही है, ये नियम लिख दिया है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है। तो ये परीक्षा अवधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा अवधि में जब तक लोग हैं तब तक जो है बस अच्छे से जॉब ड्यूटी करो, ड्यूटी करके घर आओ, है ना। परीक्षा अवधि का मतलब ये होता है कि ज़्यादा आप इधर उधर कर नहीं सकते, बस ईमानदारी से काम करो, मन से सेवा करो, घर आओ। ठीक है। चलिए अब वरीयता देखिए, इसमें क्या है। वरीयता तो अब जो है ये हुआ प्रमोशन या सीनियरिटी जिसको आप कहते हैं। सीनियरिटी तो समय समय पे जो है, प्रोन्नति वगैरह जो है वो समय समय पे विभाग का काम है, आपका काम नहीं है, लेकिन नियमावली में लिखा हुआ है। ठीक है। प्रोन्नति कहने का मतलब है कि स्टाफ नर्स में आप ज्वाइन किए हैं, जो सीधी भर्ती हुआ वो स्टाफ नर्स में हुआ। सीधी भर्ती के बाद आप जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देखिए ना एक बार, कहाँ गया, ये रहा देखिए, ये मूल कोटि हुआ, सीधी भर्ती हुआ आपका स्टाफ नर्स में। प्रथम प्रोन्नति जो है, यानी कि जो प्रथम आपका प्रमोशन होगा वो चाहे 10 साल में हो या 15 साल में हो, पहला जो प्रमोशन होगा वो मेट्रोन में होगा। ठीक है। उसके बाद फिर 10 साल या 15 साल में जो आपका सेकंड प्रमोशन होगा वो नर्सिंग अधीक्षक के रूप में होगा। ठीक है। जिसमें आपका सैलरी चेंज होगा, आपका पे बैंड जो चेंज होगा, आपका ग्रेड पे चेंज होगा। ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोन्नति का, प्रमोशन का। ठीक है। तो और फिलहाल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक बात और इसमें ये है, क्या है कि नियमावली में अगर किसी प्रकार का संशय हो या अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना हो आपको, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है विभाग में लिख सकते हैं, विभाग को बता सकते हैं। तो विभाग जो है इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श करके इसमें कुछ चेंज कर सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हालांकि इसके लिए हम एक अलग वीडियो करेंगे जब 2019 वाला कंपेरिजन करेंगे तब। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कठिनाई का निराकरण। इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में अगर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण विधि विभाग से परामर्श के पश्चात आदेश द्वारा कर सकेगा, जो नियमावली के प्रावधानों से असंगत ना हो। ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है इसमें तो उसमें बदलाव संभव है, यही लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए निरसन और प्रवृत्ति क्या है। 2019 के नियमावली को क्या किया है, तिथि के प्रभाव से खत्म कर दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई अब नियम बाकी नहीं रहा। बाकी सब कुछ जो है यहाँ पे सबको सूचित कर दिया गया है। ये इंग्लिश में है, ऊपर हिंदी में हमने आपको बताया। जिसको इंग्लिश में समझ में आता है एक बार इंग्लिश एक बार देख लीजिएगा। बाकी अब इसमें आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। भैया ये एग्ज़ाम के लिए तो हमारे पास इतने मैसेज आए थे, सर आप क्या बोल रहे हैं, मेरिट पे होना है। अरे नाल छोड़िए, जिला का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ से हमारे पास बहुत ऐसे मैसेज आते थे, फ़ोन आते थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो अभी उन लोगों को शायद पता चल गया होगा कि हम जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। ठीक है। आज से नहीं, हम तो 1 साल 1.5 साल से बोल रहे थे। फिलहाल इसमें अब क्या है, INC का रोल हमने आपको बता दिया। INC सूटेबिलिटी के लिए जो है मेरा वीडियो एक ऑलरेडी बना हुआ है। तो जिन लोगों के पास INC नहीं है, एक बार INC वाला वीडियो देख लीजिएगा, सूटेबिलिटी लेटर वाला, वो हम पिन कर देंगे कमेंट में, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद और क्या था, अदर स्टेट का तो हमने बता दिया कि INC होना बहुत जरूरी है भैया। INC नहीं रहेगा तो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, और ऐसे भी INC नहीं रहेगा तो BNRC ट्रांसफर नहीं लेगा, नियमतः ट्रांसफर नहीं लेगा। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, है ना। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग वाला है, हमने आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग का जो सिस्टम है वो आपको विज्ञापन में समझ में आएगा, जब विज्ञापन आएगा उसी समय समझ में आएगा। ठीक है, अभी नहीं। उसके बाद क्या है, एग्जाम पैटर्न आपको बता दिए हैं। एग्जाम पैटर्न का जो सिलेबस है वो भी विज्ञापन में ही आएगा। ठीक है। सिलेबस जो है विज्ञापन में आएगा। फिलहाल जो है वो GNM से रहेगा। अगर आप नर्सिंग से हैं तो GNM का जो मार्क्स होगा वो कितना भी मार्क्स हो सकता है। अगर उसमें किसी टेक्निकल को जोड़ा जाए तो टेक्निकल भी रहेगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन में
जेएनएम के क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर जैसा सिलेबस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया जाएगा वैसा सिलेबस जो है रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो नियमावली को हमने समझा दिया, नियमावली के जितने सारे चरण थे हमने समझा दिए। अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पास किसी प्रकार का डाउट जो है नियमावली के जो है बारे में रहेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए अधिसूचना प्रारूप, आप जो वायरल कर रहे थे उसमें अधिसूचना प्रारूप लिखा हुआ था, जब फाइनल बन के आया तो सिर्फ अधिसूचना है। अरे कितना समझाए भैया, इतना हमारे पास ऐसे ऐसे कमेंट मैसेज आते हैं ना, मत पूछो, सबको रिप्लाई देना संभव नहीं होता। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि अरे क्या है भैया, 4 बार उस प्रश्न को पढ़ लोगे उसी में समझ में आ जाएगा, फिर भी लोग रिप्लाई सर प्लीज़ रिप्लाई, क्या करें बताओ आप। ठीक है, तो ठीक है ना, जहाँ तक संभव होता है करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ जो असंभव हो जाता है तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, जितना हो सकता है हम करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये नियमावली था आपका। नियमावली में बहुत ऐसी सारी बातें हैं जो कि हम आपको अलग वीडियो में कभी जब हम इस पर रिसर्च करेंगे तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर फैला दीजिएगा बिल्कुल, और उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा लोगों की संख्या बढ़े, है ना। कुछ बड़ा करेंगे, इसी चैनल पर बड़ा करेंगे, लेकिन समय का इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।